नमस्ते और स्वागत है। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात कर रहे हैं जो हम सबकी जेब से जुड़ा है। जीएसटी और मुनाफाखोरी। आपने शायद सुना हो कि भाई जीएसटी आने के बाद या रेट कम होने पर चीजें सस्ती होनी चाहिए थी, पर हमेशा ऐसा होता नहीं है। तो क्यों? हमें ना एक सरकारी दस्तावेज मिला है, एक एफएक्यू जैसा, मतलब अक्सर पूछे जाने वाले सवालों के जवाब। और ये इसी मुनाफाखोरी रोधी कानून को समझाता है। तो आज हमारा मकसद है इस दस्तावेज को खोलना, इसकी परतें समझना और ये जानना कि अगर हमें लगता है कि भाई टैक्स कटौती का फायदा हमें नहीं मिला, तो हम क्या कर सकते हैं। क्या है ये कानून, क्यों है, कैसे काम करता है, हमारे लिए क्या मायने हैं, सब देखेंगे। बिल्कुल। और देखिए, ये पूरी व्यवस्था बनाई ही इसलिए गई है ताकि जब भी सरकार टैक्स का बोझ कम करे, चाहे वो टैक्स रेट घटाकर हो या कारोबारियों को टैक्स पर मिली छूट, जिसे इनपुट टैक्स क्रेडिट या आईटीसी कहते हैं, वो बढ़ाकर हो, तो उसका सीधा लाभ आम उपभोक्ता तक पहुंचे, मतलब कीमतें कम हो। अगर कोई कंपनी या दुकानदार ऐसा न करके वो फायदा खुद रख लेता है, तो उसे कानून की नजर में मुनाफाखोरी माना जा सकता है। अच्छा, तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि ये मुनाफाखोरी आखिर है क्या भला, और ये इनपुट टैक्स क्रेडिट या आईटीसी जिसका आप जिक्र कर रही थी, ये क्या चीज है। हाँ, तो दस्तावेज के मुताबिक, और अगर मैं सरल शब्दों में कहूँ, तो मुनाफाखोरी का मतलब है जब टैक्स रेट कम हो जाए या किसी व्यवसायी को इनपुट पर दिए गए टैक्स की वापसी यानी आईटीसी का पहले से ज्यादा लाभ मिले और वो इस लाभ को ग्राहक तक ना पहुंचाकर खुद रख ले। मतलब उसे अपनी कीमतें उसी अनुपात में कम करनी चाहिए थी, पर उसने की नहीं। ये सीजीएसटी कानून की धारा 171 में बिल्कुल साफ लिखा है। धारा 171, ठीक है। और ये आईटीसी, इसे थोड़ा और आसान करेंगे। हाँ बिल्कुल। आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसे ऐसे समझे, मान लीजिए आपकी एक बेकरी है। ठीक है। आप केक बनाने के लिए मैदा, चीनी, अंडे वगैरह खरीदते हैं और इन सब पर जीएसटी देते हैं ना। हाँ, देना पड़ता है। फिर जब आप तैयार केक बेचते हैं तो उस पर भी ग्राहक से जीएसटी लेते हैं। आईटीसी का मतलब है कि आप केक पर लगने वाले जीएसटी में से वो जीएसटी घटा सकते हैं जो आप मैदा, चीनी, अंडे पर पहले ही दे चुके हैं। अच्छा, मतलब डबल टैक्स नहीं देना पड़ता। बिल्कुल। अब सोचिए, अगर सरकार मैदा पर जीएसटी कम कर दे या आपको किसी और सामान पर क्रेडिट पहले से ज्यादा मिलने लगे, तो आपकी लागत कम हो जाएगी ना। हाँ, बिल्कुल होगी। तो कानून कहता है कि इस लागत कमी का फायदा भी आपको ग्राहक को देना होगा, कीमत घटाकर। अच्छा। तो ये सिर्फ टैक्स रेट घटने की बात नहीं है, बल्कि अगर आईटीसी से लागत कम होती है तब भी ये लागू होता है। पर इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी? क्या पहले ऐसा हुआ था कि टैक्स कम हुए और कीमतें वहीं की वहीं रहीं? हाँ, हुआ था। और इसीलिए ये प्रावधान जीएसटी में शुरू से ही सोच समझ कर डाला गया। दस्तावेज में 2010 की एक सीएजी रिपोर्ट का जिक्र है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। हाँ, सीएजी। उनकी रिपोर्ट बताती है कि जब वैट लागू हुआ था तब भी टैक्स दरें बदली थीं, लेकिन कई कंपनियों ने दाम कम नहीं किए थे। सीएजी ने तो ये भी पाया था कि कुछ मैन्युफैक्चरर्स ने वैट आने के शुरुआती महीनों में टैक्स काफी कम होने के बावजूद एमआरपी तक कम नहीं किया था। अरे, तो उसी अनुभव से सीखते हुए जीएसटी में ये धारा 171 डाली गई। समझ गया। तो ये धारा 171 ही इसका मुख्य कानूनी आधार है, और इसकी पूरी प्रक्रिया, नियम वगैरह वो कहाँ दिए गए हैं? देखिए, मूल सिद्धांत तो धारा 171 में है, लेकिन इसकी पूरी कार्यप्रणाली, मतलब शिकायत कैसे होगी, जांच कौन करेगा, सजा क्या हो सकती है, ये सब सीजीएसटी नियमों, मतलब रूल्स के चैप्टर 15 में दिया है। नियम 122 से लेकर 137 तक इसमें पूरा विस्तार से बताया गया है, और इन्हीं नियमों के तहत एक खास अथॉरिटी भी बनाई गई है। हाँ, ये अथॉरिटी कौन सी है और क्या ये कानून हमेशा रहेगा या इसकी कोई एक्सपायरी डेट भी है? इसके लिए एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था बनाई गई, नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी यानी एनएपीए, राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण। एनएपीए, ओके। यही संस्था फाइनल जांच करके फैसला लेती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने पूछा, कि इसके लिए नियमों में एक सनसेट क्लॉज भी है। सनसेट क्लॉज मतलब ये हमेशा के लिए नहीं है। नियम 137 कहता है कि एनएपीए अपने अध्यक्ष के पद संभालने की तारीख से सिर्फ 2 साल के लिए ही बनी थी। हालांकि जीएसटी काउंसिल चाहे तो सिफारिश करके इसका कार्यकाल बढ़वा सकती है। अच्छा, तो एनएपीए ही वो मुख्य बॉडी है जो तय करती है कि भाई मुनाफाखोरी हुई या नहीं। तो किन खास स्थितियों में एनएपीए एक्शन ले सकती है? हाँ, मुख्य रूप से 2 ही स्थितियां हैं, जैसा हमने शुरू में बात की थी। एक, जब किसी सामान या सेवा पर जीएसटी की दर कम की जाती है,
और 2, जब सप्लायर को इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी का लाभ पहले से ज्यादा मिलने लगता है। इन दोनों ही मामलों में कीमतों में आनुपातिक कमी मतलब कमेंसरेट रिडक्शन करके फायदा ग्राहक तक पहुंचाना अनिवार्य है। आनुपातिक कमी, ये सुनने में थोड़ा पेचीदा लगता है। मतलब कितनी कमी? क्या इसका कोई फिक्स्ड फॉर्मूला है? और अगर एनएए को लगता है कि हाँ भाई मुनाफाखोरी हुई है तो वो क्या क्या कर सकती है? आपने सही पकड़ा। ये आनुपातिक कमी कितनी होगी ये तय करना हमेशा सीधा नहीं होता। नियम 126 के तहत एनएए को ही ये अधिकार दिया गया है कि वो तय करे कि जांच कैसे होगी और कमी का हिसाब कैसे लगाया जाएगा। कोई एक साइज फिट्स ऑल फॉर्मूला नहीं है। ये केस टू केस देखना पड़ता है, सामान क्या है, सप्लाई चेन कितनी जटिल है, लागत में असल में कितनी कमी आई है, वगैरह वगैरह। और अगर एनएआरसी किसी को दोषी पाती है तो उसके पास कई अधिकार हैं। एक तो वो कंपनी को कीमतें कम करने का आदेश दे सकती है। ठीक है। दूसरा, ग्राहक से जो ज्यादा पैसा लिया गया उसे ब्याज सहित लौटाने का आदेश दे सकती है। ब्याज सहित? अच्छा। हाँ। और अगर मान लीजिए ग्राहक का पता नहीं चलता या वो दावा नहीं करता तो वो पैसा सरकार के उपभोक्ता कल्याण कोष यानी कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जमा कराने का आदेश दे सकती है। कंज्यूमर वेलफेयर फंड, ठीक है। और जरूरत पड़ने पर वो उस कंपनी का जीएसटी रजिस्ट्रेशन रद्द करने की सिफारिश भी कर सकती है और जुर्माना भी लगा सकती है। अरे बाप रे, ये तो काफी मजबूत अधिकार है एनएआरसी के पास। अब एक बहुत आम सवाल जो लोगों के मन में आता है एमआरपी को लेकर। दुकानों पर जो एमआरपी लिखा होता है, क्या हमें उस पर अलग से जीएसटी देना होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। दस्तावेज ये साफ करता है कि एमआरपी का मतलब ही है अधिकतम खुदरा मूल्य, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। इसमें सारे टैक्स जीएसटी समेत पहले से शामिल होते हैं। कोई भी दुकानदार आपसे एमआरपी से 1 रुपया भी ज्यादा नहीं ले सकता। और अगर कोई ले रहा है तो मान लीजिए एमआरपी 100 है और वो 105 रुपए ले रहा है, क्या वो भी इसी मुनाफाखोरी कानून के तहत आएगा? नहीं, ये एक बहुत जरूरी फर्क है समझने वाला। एमआरपी से ज्यादा वसूलना वो ओवरचार्जिंग है और वो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के तहत आता है। उसकी शिकायत आप सीधे उपभोक्ता मंत्रालय की हेल्पलाइन है ना 1800111400 या 14404 उस पे कर सकते हैं। अच्छा, ये अलग कानून है? हाँ, मुनाफाखोरी का मामला तब बनता है जब टैक्स कम होने या आईटीसी बढ़ने का फायदा कीमत कम करके नहीं दिया गया, भले ही वो कीमत एमआरपी के अंदर ही क्यों ना हो। जैसे मान लीजिए किसी चीज का एमआरपी 100 रुपए था और उस पे टैक्स 28% से घटकर 18% हो गया। कायदे से तो कीमत मान लीजिए 90 रुपए हो जानी चाहिए थी। अब अगर दुकानदार आपसे अवधि 100 रुपए ले रहा है या 95 भी ले रहा है तो ये एमआरपी से ज्यादा तो नहीं है, पर ये मुनाफाखोरी हो सकती है क्योंकि उसने टैक्स कटौती का पूरा फायदा आपको नहीं दिया। अच्छा, ये अंतर समझना वाकई बहुत जरूरी था। ओवरचार्जिंग अलग, मुनाफाखोरी अलग। तो अब सबसे अहम सवाल पर आते हैं। अगर किसी आम इंसान को लगता है कि उसके साथ ऐसी मुनाफाखोरी हुई है तो वो बेचारा शिकायत कहाँ और कैसे करें? ये प्रक्रिया थोड़ी मुश्किल तो नहीं है? देखिए, प्रक्रिया में कई चरण हैं, ये बात सही है, लेकिन शिकायत करने के रास्ते आसान बनाने की कोशिश की गई है। आप कई तरीकों से शिकायत कर सकते हैं। सबसे सीधा तरीका है एनएए की वेबसाइट है www.naa.gov.in। उस पर जाकर ऑनलाइन शिकायत फॉर्म भर दें। ऑनलाइन फॉर्म है? बढ़िया। जी, उसमें क्या क्या जानकारी चाहिए वो सब वेबसाइट पर बताया गया है। दूसरा तरीका है ईमेल। आप ईमेल से भी शिकायत भेज सकते हैं। अगर मामला राष्ट्रीय स्तर का लगता है तो स्टैंडिंग कमेटी को ईमेल करें sc.antiprofiteering@gov.in पर। और अगर मामला स्थानीय है, मतलब सिर्फ आपके राज्य से जुड़ा है, तो अपने राज्य की स्क्रीनिंग कमेटी को ईमेल करें। इनके ईमेल पते भी एनएए की वेबसाइट पर मिल जाएंगे। अच्छा, राज्य के लिए अलग ईमेल? हाँ, और तीसरा, आप चाहें तो डाक द्वारा मतलब चिट्ठी लिखकर भी शिकायत भेज सकते हैं एनएए या संबंधित कमेटी के पते पर। ठीक है, मान लीजिए किसी ने ऑनलाइन शिकायत कर दी, उसके बाद क्या होता है? कौन जांच करता है? पूरी प्रक्रिया क्या है? हाँ, तो शिकायत मिलने के बाद प्रक्रिया कुछ इस तरह चलती है। सबसे पहले शिकायत या तो राज्य स्तर की स्क्रीनिंग कमेटी देखती है अगर मामला स्थानीय है तो, या फिर राष्ट्रीय स्तर की स्टैंडिंग कमेटी देखती है। ये कमेटियां एक तरह से पहली फिल्टरिंग करती हैं कि क्या पहली नजर में मामला बनता भी है या नहीं। ओके, फर्स्ट लेवल चेक। जी, अगर कमेटी को लगता है कि हाँ, मुनाफाखोरी का शक तो है, प्रथम दृष्टया मामला बनता है,
तो वो मामले को विस्तृत जांच के लिए भेजती है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एंटी प्रॉफिटेरिंग यानी डीजेएपी के पास। डीजेएपी, ये नया नाम है। आप डीजेएपी को एनएए की इन्वेस्टिगेशन विंग या जांच शाखा समझ सकती हैं। इनका काम है गहराई से जांच करना। ठीक है। डीजेपी फिर कंपनी से सारे रिकॉर्ड मांगती है, हिसाब किताब देखती है और अपनी एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनाकर एनएए को सौंपती है। और आखिर में एनएए उस रिपोर्ट और सारे तथ्यों के आधार पर अपना अंतिम फैसला सुनाती है और जो भी जरूरी आदेश होते हैं वो देती है। बाप रे, इसमें तो कई नाम आ गए, स्क्रीनिंग कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी, फिर डीजेएपी और फिर एनएए। क्या ये एक आम आदमी के लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं हो जाता कि मेरी शिकायत कहाँ अटकी है? हाँ, ये बात सही है कि कई संस्थाएं शामिल हैं। शायद इसे इस तरह डिजाइन किया गया हो कि शुरुआती जांच स्थानीय या राष्ट्रीय स्तर पर हो जाए, ताकि हर छोटी शिकायत सीधे टॉप लेवल पर ना जाए और फिर विशेषज्ञ जांच एजेंसी यानी डीजीएपी उसे गहराई से देखे। लेकिन हाँ, एक आम शिकायतकर्ता के लिए ये जानना जरूरी है कि उसे अपनी शिकायत सही जगह भेजनी है, राज्य या राष्ट्रीय कमेटी को। उसके बाद प्रक्रिया अपने आप आगे बढ़ती है। उसे हर कमेटी से अलग अलग डील करने की जरूरत नहीं पड़ती आमतौर पर। अच्छा, और क्या एक ही शिकायत फॉर्म में मैं कई चीजों के बारे में बता सकता हूँ? जैसे मान लीजिए मुझे लगता है कि एक ही दुकान ने मुझे शैम्पू और बिस्किट दोनों पर टैक्स कटौती का फायदा नहीं दिया। नहीं, दस्तावेज के अनुसार एक शिकायत फॉर्म है, उसका नंबर है APF 01। वो एक बार में एक ही सामान या सेवा के लिए होता है। सिर्फ एक के लिए? जी। अगर आपको कई सामानों या सेवाओं के लिए शिकायत करनी है तो आपको हर एक के लिए अलग अलग फॉर्म भरना होगा। ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा, क्या सरकार ने ग्राहकों की मदद के लिए कोई और कदम भी उठाए थे, खासकर तब जब जीएसटी नया आया था या जब बीच में रेट बदले थे? हाँ, बिल्कुल। उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने एक अच्छी पहल की थी जब जीएसटी लागू हुआ था, और बाद में जब नवंबर 2017 और फिर जुलाई 2018 में कई चीजों पर रेट कम हुए थे, तो कंपनियों को, पैकर्स को, इंपोर्टर्स को कुछ समय के लिए, जैसे 3 महीने तक, ये इजाजत दी गई थी कि वो अपने पुराने स्टॉक पर नई घटी हुई एमआरपी का स्टिकर लगा सकते हैं। अच्छा, स्टिकर लगाने की छूट थी? हाँ, ताकि ग्राहक दुकान पर ही तुरंत देख सकें कि दाम कम हुआ है या नहीं। और अगर कोई दुकानदार उस छूट के बावजूद पुराने मापी पर बेच रहा था तो ग्राहक उपभोक्ता हेल्पलाइन पर शिकायत कर सकते थे। ये तो अच्छा कदम था। अब जरा रियल एस्टेट की बात करते हैं। बहुत से लोग अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट खरीदते हैं, उनके लिए ये कानून कैसे काम आता? ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और घर खरीदारों को इसे जरूर जानना चाहिए। कई बार बिल्डर क्या कहते हैं कि अरे साहब, जीएसटी लग गया है 12% या 5%, तो फ्लैट महंगा हो गया है, अब आप ज्यादा पैसे दो। हाँ, ये तो सुना है। लेकिन वो ये नहीं बताते कि जीएसटी व्यवस्था में उन्हें सीमेंट, स्टील, टाइल्स वगैरह पर दिए गए टैक्स का पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी मिल जाता है, जो पुराने टैक्स सिस्टम में जैसे वैट या एक्साइज में शायद उन्हें पूरी तरह नहीं मिलता था। अच्छा। तो इस आईटीसी मिलने से उनकी लागत असल में कम होनी चाहिए और धारा 171 यहाँ भी पूरी तरह लागू होती है। बिल्डर को इस आईटीसी का लाभ फ्लैट की कीमत कम करके ग्राहक को देना ही चाहिए। मतलब घर सस्ता होना चाहिए था। बिल्कुल, या कम से कम उतना महंगा नहीं होना चाहिए था जितना वो बता रहे हैं। अगर बिल्डर ऐसा नहीं करता है तो ये मुनाफाखोरी का एक स्पष्ट मामला बन सकता है और इसकी शिकायत एनएए में की जा सकती है। और आपको बताऊं, कई मामलों में एनएए ने बिल्डरों के खिलाफ फैसले दिए हैं और उन्हें पैसा लौटाने के आदेश भी दिए हैं। ये तो वाकई घर खरीदारों के लिए बहुत बहुत काम की जानकारी है। अच्छा, इस FAQ दस्तावेज में आखिर में कुछ और भी सवाल जवाब हैं, Q16 से Q20 तक। क्या उनमें से कुछ खास बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए? हाँ, कुछ और जरूरी बातें हैं, जल्दी से बता देती हूँ। एक तो है ट्रांजिशनल क्रेडिट Q16, मतलब जब जीएसटी आया तो कंपनियों को पुराने टैक्स सिस्टम का जो क्रेडिट मिला था उसका फायदा भी ग्राहकों को देना था। ओके। दूसरा, समय सीमा Q17, शिकायत की पूरी प्रक्रिया, मतलब डीजीएपी की जांच से लेकर एनएए के अंतिम आदेश तक, इसके लिए अधिकतम 9 महीने का समय तय है। इसमें शुरुआती कमिटियों द्वारा लिया गया समय जो करीब 2 महीने हो सकता है, वो अलग है। तो कुल मिलाकर आप मानकर चलें कि 11 महीने या साल भर तक लग सकता है। थोड़ा टाइम तो लगता है। जी। फिर शिकायतकर्ता के लिए जरूरी बातें Q18, शिकायत करते समय फॉर्म APAF 01 ठीक से भरें।
अपनी पहचान का सबूत जैसे आधार कार्ड वगैरह दें और मुनाफाखोरी का जो भी सबूत आपके पास हो जैसे पुराने और नए बिल वो जरूर लगाएं। सबूत बहुत जरूरी हैं। बिना सबूत के तो कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। फिर एक बात है गोपनीयता की। जांच के दौरान अगर कंपनी को अपनी कोई कॉन्फिडेंशियल बिजनेस जानकारी देनी पड़ती है तो उसकी गोपनीयता बनाए रखने के लिए आरटीआई एक्ट की धारा 11 के तहत नियम है। ठीक है। और आखिरी बात, एनएए जो भी फैसले लेती है वो सब उसकी वेबसाइट www.naa.gov.in पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। आप वहां जाकर देख सकते हैं कि किन किन मामलों में किन कंपनियों पर कार्रवाई हुई है। बेहतरीन। मुझे लगता है हमने इस दस्तावेज के जरिए मुनाफाखोरी रोधी कानून के लगभग सभी जरूरी पहलुओं को छू लिया है। अगर हम इसे अब समेटना चाहें तो मुख्य बातें या कि टेक अवेज क्या होंगे? बिल्कुल, संक्षेप में कहें तो मेरे हिसाब से ये मुख्य बातें हैं। पहला, मकसद टैक्स कटौती या आईटीसी लाभ का फायदा कीमत घटाकर ग्राहक तक पहुंचाना, ये इसका मूल उद्देश्य है। दूसरा, कानून सीजीएसटी एक्ट की धारा 171 और नियम 122 से 137 तक, ये कानूनी आधार है। तीसरा, अथॉरिटी एनएए यानी राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण मुख्य संस्था है जिसके पास जांच और कार्रवाई के व्यापक अधिकार हैं। चौथा, शिकायत ग्राहक ऑनलाइन, ईमेल या डाक से निर्धारित फॉर्म भरकर शिकायत कर सकते हैं। प्रक्रिया में राज्य राष्ट्रीय कमेटी, डीजीएपी और फिर एनएए शामिल है। पांचवा, एमआरपी वर्सेस मुनाफाखोरी, ये फर्क याद रखना है। एमआरपी से ज्यादा लेना ओवरचार्जिंग है जो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट में आता है। टैक्स लाभ ग्राहक को ना देना मुनाफाखोरी है जो जीएसटी कानून में आता है। छठा, रियल एस्टेट, ये बहुत अहम है। बिल्डरों को आईटीसी का लाभ कीमत कम करके खरीदारों को देना अनिवार्य है। सातवां, समय प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है, करीब 9 से 11 महीने या उससे ज्यादा भी। बहुत खूब, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। अब मान लीजिए कोई सुनने वाला है जो पहली बार ये सब सुन रहा है और उसे लगता है कि अरे शायद मेरे साथ भी ऐसा हुआ हो। उसके लिए एक सीधा साधा सिंपल सा एक्शन प्लान क्या हो सकता है, कदम दर कदम? जरूर इसे 5 सरल कदमों में बांट सकते हैं किसी भी शुरुआती के लिए। 1, स्थिति समझें। पहले तो ये सोचें कि क्या आपने हाल में जो सामान या सेवा खरीदी है उस पर जीएसटी रेट कम हुआ था। ये आप खबरों में देख सकते हैं या बिल पर भी लिखा हो सकता है। क्या आपको लगता है कि कीमत उसी हिसाब से कम नहीं हुई? पहला कदम, सिचुएशन असेसमेंट। जी। 2, मुद्दा पहचाने। अब देखें क्या आपसे एमआरपी से ज्यादा लिया गया। अगर हाँ तो मामला सीधा है। उपभोक्ता हेल्पलाइन 1811-4144 पर कॉल करें। अगर कीमत एमआरपी के अंदर है पर आपको शक है कि टैक्स कटौती का फायदा नहीं मिला तो ये मुनाफाखोरी हो सकती है। फिर अगले कदम पर जाएं। 3, सबूत जुटाएं। अपना बिल तो संभाल कर रखें ही, अगर उसी चीज का कोई पुराना बिल भी हो, मतलब रेट कटने से पहले का, तो वो सोने पे सुहागा है। इससे तुलना करना आसान होगा। कोई विज्ञापन या रेट लिस्ट हो तो वो भी काम आ सकती है। सबूत इकट्ठे करने हैं, ठीक है। हाँ। 4, शिकायत करें। अब एनएए की वेबसाइट www.na.gov.in पर जाएं। वहां शिकायत का फॉर्म APF 01 मिलेगा। उसे डाउनलोड करें या ऑनलाइन भरें। निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। फॉर्म भरकर अपनी आईडी प्रूफ और जो भी सबूत जुटाए हैं उनके साथ ऑनलाइन जमा करें या ईमेल डाक से सही कमेटी को भेजें। वेबसाइट से पता चल जाएगा कि आपके मामले में राज्य कमेटी को भेजना है या राष्ट्रीय स्टैंडिंग कमेटी को। ओके, फॉर्म भरो और भेजो। जी। 5, धैर्य रखें और फॉलो अप करें। जैसा हमने बात की, इसमें समय लग सकता है, एकदम से नतीजा नहीं आएगा। आप चाहें तो कुछ समय बाद, मतलब कुछ हफ्तों या महीनों बाद, अपनी शिकायत की स्थिति जानने के लिए संबंधित कमेटी से संपर्क कर सकते हैं। वेबसाइट पर भी शायद स्टेटस ट्रैकिंग का ऑप्शन हो। ये हुई ना एकदम काम की बात, एक स्पष्ट एक्शन प्लान। तो ये थी हमारी आज की गहरी बातचीत जीएसटी के मुनाफाखोरी रोधी प्रावधानों पर उस FAQ दस्तावेज के आईने में। उम्मीद है इससे हमारे सुनने वालों को अपने अधिकारों को समझने और जरूरत पड़ने पर आवाज उठाने में जरूर मदद मिलेगी। बिल्कुल। जानकारी होना ही अपने आप में एक ताकत है। ये जानना कि ऐसी एक व्यवस्था मौजूद है, भले ही वो थोड़ी जटिल लगे, ये उपभोक्ताओं को सशक्त बनाता है। जी। और उम्मीद है कि ये व्यवसायों को भी ज्यादा पारदर्शी और जिम्मेदार बनने के लिए प्रेरित करता है। और जाते जाते बस एक सवाल या एक विचार मन में छोड़ जाते हैं।
देखिए, कानून का इरादा तो बिल्कुल नेक है कि टैक्स का फायदा आम आदमी तक पहुंचे, पर क्या ये व्यवस्था खासकर छोटे व्यापारियों या जिनकी सप्लाई चेन बहुत जटिल होती है, उनके लिए हर बार कीमतों में वो एकदम आनुपातिक कमी का सटीक हिसाब लगाना और उसे फौरन लागू करना, क्या ये हमेशा व्यावहारिक रूप से संभव हो पाता है? कहीं इसका अनुपालन बहुत ज्यादा बोझिल तो नहीं बन जाता? ये एक ऐसा पहलू है जिस पर शायद और सोचने और जानकारी जुटाने की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। खैर, आज सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।